सेकंड जो बिहार गवर्नमेंट ने जारी किया है उसके आधार पर हम लोग पहला क्वेश्चन देख रहे हैं कि रवा कितने प्रकार के होते हैं। रवा जो है क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले चीज है कि सॉलिड कितने प्रकार के होते हैं, ये देख लीजिए। सॉलिड दो तरह के होते हैं, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, और दूसरा जो है एमोर्फस सॉलिड होते हैं, एमोर्फस सॉलिड होते हैं, ठीक है ना। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर जो है 7 तरह के क्रिस्टल्स जो है आपको मिलते हैं। क्रिस्टल सिस्टम जो है 7 तरह के होते हैं, और उस 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम के अंदर ब्रेवेस लैटिस जो है कितने होते हैं, याद रखिए ब्रेवेस लैटिस जो है 14 तरह के होते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा गया कि रवा यानी कि क्रिस्टलाइन जो है कितने तरह के होते हैं, तो क्रिस्टलाइन जो है 7 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन जो है सेकंड सही है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है H2O बर्फ में कितने प्रकार के बंधन, किस प्रकार के बंधन होते हैं, यानी कि बर्फ H2O हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा जो है बनता है। इसमें सबसे पहला जो है ऑप्शन है हाइड्रोजन बंधन, ठीक है। अब उसके बाद जो है नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक फैराडे कितने कूलम के बराबर होते हैं। सबसे पहले ये जानकारी लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितने चार्ज होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होते हैं -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होते हैं एक इलेक्ट्रॉन पर। और टोटल जो है एक मोल इलेक्ट्रॉन पर कितने होंगे, यानी एक मोल की संख्या होती है 6.023 इंटू 10⁻23। अब इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि एक मोल इलेक्ट्रॉन पर टोटल चार्ज कितने हो गए 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसको दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद तो तकरीबन लगभग जो है 96,500 कूलम आपका आता है पर मोल। तो यहाँ ऑप्शन में जो है पहला दिया हुआ है 96,500 कूलम पर मोल जो है दिया हुआ है, ये ऑप्शन फर्स्ट जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है प्रतिरोधक के प्रतिलोम को क्या कहते हैं, यानी कि प्रतिरोध का उल्टा क्या होगा। प्रतिरोध यानी कि रेसिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस। क्या होता है, कंडक्टेंस, चालकता। तो ऑप्शन जो है पहला दिया हुआ है चालकता। क्वेश्चन नंबर 5, प्रबल विद्युत अपघटन में केटायन का जो है वो डिसोसिएशन का मान जो है क्या होगा, तनु करने पर बढ़ेगा या जो है घटेगा। तो प्रबल विद्युत अपघटन यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस करने पर जो है क्या होता है, आयंस का मान जो है क्या होता है, बढ़ता है, यानी कि आयंस का डिसोसिएशन बढ़ता है। यानी कि जैसे जैसे डाइल्यूट करेंगे वैसे वैसे क्या होगा, उसका डिसोसिएशन जो है बढ़ेगा। एक चीज याद रखिए कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है क्या होता है, स्पेसिफिक जहां नाम आ जाए स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, घटता है। ऐसे कंडीशंस में हमारा स्पेसिफिक नहीं पूछ रहा है, उसमें पूछ रहा है विद्युत अपघटन में ये डिसोसिएशन का जो है मान जो है क्या होगा, तो यहाँ तनु करने पर बढ़ेगा। ऑप्शन जो है ए सही है। क्वेश्चन नंबर 6, रासायनिक अधिशोषण होता है। रासायनिक अधिशोषण केमिकल एड्जॉर्प्शन जो है होता है, कैसा होता है, अनुकर्मणीय अभिक्रिया, उसमें कर्मणीय अभिक्रिया होता है, वांडरवाल बलों के कारण होता है, या गैस के प्रकृति पर जो है होता है। तो इस तरह के जो है रासायनिक यानी कि केमिकल एड्जॉर्प्शन जो है, केमिकल एड्जॉर्प्शन, तो इस कंडीशंस में पहला ऑप्शन दिया हुआ है अनुकर्मणीय अभिक्रिया यानी कि रिवर्सेबल रिएक्शन, और उत्कर्मणीय जो है अभिक्रिया दिया है इरिवर्सेबल। और वंडरवाल यहाँ जो है गैस की प्रकृति पर, ये जो है गैस की प्रकृति पर तो निर्भर करता है, लेकिन ये वंडरवाल पर नहीं होगा। यहाँ जो है रासायनिक अभिक्रिया जो है, रासायनिक अधिशोषण जो है, रासायनिक एड्जॉर्प्शन, केमिकल एड्जॉर्प्शन जो है क्या होता है, रिवर्सेबल होता है या इरिवर्सेबल होता है। क्या होता है, इरिवर्सेबल, यानी एक बार एडजस्टमेंट हो जाने के बाद जो फिर दोबारा जो है वो पलट कर वापस डिजॉर्प्शन नहीं होता है। इस प्रकार जो है यहाँ पर इरिवर्सेबल जो है उत्कर्मणीय जो है अभिक्रिया जो है आप बता लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7, लोहा का मुख्य अयस्क जो है हेमाटाइट होता है। क्या होता है, हेमाटाइट। इसका फॉर्मूला होता है Fe2O3। यहाँ ऑप्शन है मुख्य अयस्क जो है। आपसे पूछा जा सकता है कि अल्युमिनियम का जो है मुख्य अयस्क क्या होता है, वहां से भी क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। या कॉपर के मुख्य अयस्क क्या होता है, अल्युमिनियम का मुख्य अयस्क जो है बॉक्साइट होता है, उसका फॉर्मूला भी पूछा जाता है। और जो है आपका कॉपर के जो है मुख्य अयस्क का नाम बताइए, इंपॉर्टेंट ओर के नाम बताइए, तो जो है आप कॉपर पायराइड जो है CuFeS2 जो है वहाँ पर देखेंगे।
और क्वेश्चन नंबर 8 में किस प्रकार के अयस्क का सांद्रण विद्युत चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है, यानी कि वैसे अयस्क और जिसके जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होते हैं, मैग्नेटिक गुण होते हैं, उसको जो है हम क्या करते हैं, पृथक्करण जो है मैग्नेटिक सेपरेशन विधि द्वारा करते हैं। उसमें चुंबकीय जो है आंसर होगा आपका, चुंबकीय जो अयस्क होते हैं और होते हैं उसका हम लोग सांद्रीकरण जो है करते हैं, कंसंट्रेशन जो करते हैं वो मैग्नेटिक सेपरेशन द्वारा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कॉपर मेट में होता है, देखिए कॉपर के जो है दोनों सल्फर ही होंगे, कॉपर सल्फाइड, क्यूपर सल्फाइड और आयरन सल्फाइड जो है यहाँ पर सल्फर के साथ जो है होते हैं। कहाँ ऑप्शन दिया हुआ है इसका, Cu2s और CuO और Cu2s और FeS, इसमें ऑप्शन से नहीं, गलत कंडीशंस में आपके सेकेंड ऑप्शन जो है के साथ जो है आपका Cu2s और FeS जो है ये कॉपर मेट में उपस्थित रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आवर्त सारणी में ग्रुप 15 के अतिरिक्त कौन तत्व है, 15 ग्रुप के तत्व कौन से हैं, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक, सीटियम, बिस्मथ है, ये 15 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑक्सीजन, फास्फोरस, फास्फोरस दिया हुआ है इसलिए फास्फोरस इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा। अब उसके बाद जो है हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 डी ब्लॉक के तत्वों को किस नाम से जाना जाता है, डी ब्लॉक के तत्वों को जो है किस नाम से जाना जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से भी हम उसको जानते हैं या डी ब्लॉक के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार उसका ऑप्शन जो है संक्रमणीय तत्व जो है, संक्रमणीय ट्रांजिशन एलिमेंट जो है। क्वेश्चन नंबर 12 जिंक है कि जिंक किस प्रकार का तत्व है, तो वो संक्रमणीय तत्व है यानी कि डी ब्लॉक से ही आता है, ठीक है ना। ऑप्शन जो है फर्स्ट इसका लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 मैग्नीज +3 एक ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकारक है मैग्नीज +3। इसमें देखिएगा मैग्नीज 25 एटॉमिक नंबर होता है और इसको जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं और मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 3d5 4s2 ये होता है। और यहाँ पर मैग्नीज का +3 स्टेट में दिया हुआ है इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन को कम कर लेंगे, यहाँ से 2 और यहाँ से 1 बच जाएगा आपका 3d4। और 3d4 को जो है हम ब्रेक करते हैं तो यहाँ पर जो है T2G होता है और यहाँ पर जो है Eg होता है, ये Eg है और ये T2 ट्रिपलेट डिजेनरेट होता है। इसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, यहाँ पर 2 ऑर्बिटल्स होते हैं। अब टोटल इलेक्ट्रॉन आपके पास कितना है, 4 है। 4 इलेक्ट्रॉन को जो है हुन्स रूल के अनुसार जो है आप भरेंगे। इस प्रकार T2G में जो है 4 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। तो T2G या मैग्नीज +1 ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक कब होगा, ऑक्सीकारक कब हो, यानी कि दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है ना, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा तो वो ऑक्सीकारक कहलाएगा, ठीक है। तो T2G लेवल भरा होता है या Eg लेवल जो है पूर्ण भरा होता है। जिंक हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम या कोई नहीं, इसमें जो है क्या ऑप्शन होगा इस कंडीशन में, ना T2G भरा हुआ है और ना जो है Eg भरा हुआ है। ऐसे कंडीशंस में यहाँ ऑप्शन जो है सही नहीं है, कोई नहीं आंसर होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है K2ZnOH का होल 4 का आईपेक नाम क्या होगा। यहाँ से हम देंगे आईपेक नाम लिखने के लिए आपके पास जो है कम्प्लेक्स जो कंपाउंड होते हैं, कम्प्लेक्स कंपाउंड 3 तरह के होते हैं। एक जो होते हैं जिसके ऊपर जो है कोई चार्ज नहीं होता है या जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होते हैं उसको कहते हैं निगेटिव कम्प्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, निगेटिव कम्प्लेक्स। और एक जो होता है जिस पर जो है कोई चार्ज नहीं होता है, जिसके स्फीयर पर कोई चार्ज नहीं होता है, वो न्यूट्रल होते हैं। और एक जो होता है जिसके ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज उपस्थित होता है उसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव कम्प्लेक्स कहते हैं। कम्प्लेक्स 3 तरह के हो गए आपके, न्यूट्रल कम्प्लेक्स और नेगेटिव कम्प्लेक्स, न्यूट्रल कम्प्लेक्स और पॉजिटिव कम्प्लेक्स। इसमें जो नाम लिखा जाता है उसमें हमेशा जो है मेटल के नाम में जो है ATE जोड़ा जाता है और ये इसका वैसे ही रह जाता है, ठीक है। तो मेटल के नाम में हमेशा क्या होगा, ATE होगा। अब यहाँ पर कंपाउंड जो दिया हुआ है ZnOH का होल 4 और इस पर कोई चार्ज नहीं है। अब लेकिन चार्ज हमको देखना पड़ेगा कि स्फीयर से पहले कोई काउंटर आयन है कि नहीं है। अगर है तो हम क्या करेंगे, उसको हटाएंगे। यहाँ से जैसे हटाएंगे तो हमारा स्फीयर पर जो है ZnOH का होल 4 और ये 2 पोटेशियम जब बाहर निकलेंगे 2K+ निकलेंगे तो इस प्रकार यहाँ पर 2 नेगेटिव चार्ज चढ़ जाएगा, कंपाउंड हमारा हो जाएगा निगेटिव।
कौन सा कंपाउंड हो जाएगा, ये वाला कंपाउंड हो जाएगा। अब इस कंपाउंड्स के नाम में यानी कि जिंक के नाम में हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, जिंकेट कर देंगे उसको, क्या करेंगे, जिंकेट। अब नाम इसका लिखते हैं, यहाँ से पहचान में आ गया कि कॉम्प्लेक्स कौन सा है, निगेटिव है। निगेटिव कॉम्प्लेक्स के लिए अब हम नाम लिखते हैं। सबसे पहले नाम लिखेंगे काउंटर आयन का, लिखेंगे पोटासियम, पोटासियम, पोटासियम। उसके बाद जो है ये हम लिगेंड के नाम लिखते हैं, तो 3 गो हाइड्रोक्सी है, 3 यानी कि ट्राई हाइड्रोक्सी जिंक, जिंक, जिंकेट, ATE लग गया इसमें। और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 2 होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकाल लेंगे, इसको ब्रैकेट के अंदर रख लेंगे। अब ऑप्शन मिला लीजिए, इसका ऑप्शन क्या दिया हुआ है, तो पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट जो है सेकंड, फर्स्ट ऑप्शन इसका जो है दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन आप इसको बना लेंगे। अब उसके बाद जो हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। एल्कीन एक द्विबंधन का पता लगाने के लिए मिलता है तरल CO2 तरल Br2, यानी कि अल्कीन के बीच कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, क्या है, डबल बॉन्ड है। इसका डबल बॉन्ड पता करने के लिए जो है कौन सा हम रिएजेंट का उपयोग करते हैं। यहाँ दिया है तरल CO2, दिया है तरल ब्रोमीन यानी ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर से हम इसका टेस्ट करते हैं। ब्रोमीन वाटर से जैसे टेस्ट करते हैं तो ये ब्रोमीन जो है टूट जाता है और यहाँ से ये बॉन्ड जो है ब्रेक करते हैं। बॉन्ड ब्रेक करने के बाद जो है एक ब्रोमीन यहाँ चला जाता है, दूसरा ब्रोमीन जो है यहाँ चला जाता है। इस प्रकार जो है अनसेचुरेटेड से सेचुरेशन जो है कंपाउंड बन जाता है, सेचुरेशन टेस्ट कहलाता है। तो यहाँ पर ब्रोमीन वाटर जो है हम इसका ऑप्शन करेक्ट लेंगे। अब उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है त्रिविम समान्वयता, जिसका संबंध अध्यारोपित वस्तु दर्पण प्रतिबिंब के को कहा जाता है। इस क्वेश्चन को हम लोग जो है इंग्लिश में थोड़ा देखेंगे, उसके बाद जो है डिस्कस किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन से प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कर बनाता है। क्लोरोफॉर्म का सबसे पहले जो है आप फॉर्मूला लिखेंगे। क्लोरोफॉर्म का जो है CHCl3 और यह प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ O2 के साथ जो है यहाँ लाइट दे देंगे। आपको पता है कि क्लोरोफॉर्म जो है ओल्ड एनेस्थेटिक है और उसको जो है पैक शीशे के अंदर रखा जाता है, लाइट वहाँ पर नहीं पड़ने पाए और ऑक्सीजन भी उसमें नहीं घुसने पाए। इस प्रकार जो है शील्ड रखने के बाद जो है अगर उसको लाइट के और ऑक्सीजन की उपस्थिति में लेके आते हैं तो ये COCl2 फॉस्जीन गैस बनाता है, फॉस्जीन गैस बनाता है, प्लस जो है HCl बाहर के रूप में निकलेगा, ठीक है ना। इस प्रकार हमारा जो है CO यहाँ पर कितना लेंगे, हाफ O2 लेंगे, COCl2 फॉस्जीन गैस बनाएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है आपका कि क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीजन की उपस्थिति में प्रकाश की उपस्थिति के साथ जो है उसको अभिक्रिया कराने के बाद क्या बनता है, फॉस्जीन। सेकंड ऑप्शन जो है दिया हुआ है, फॉस्जीन गैस के बारे में दिया हुआ है, ठीक है, फॉस्जीन गैस बन गया। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि फॉस्जीन गैस का सूत्र क्या होगा या फॉस्फीन का सूत्र क्या होगा। फॉस्फीन का सूत्र PH3 होता है, फॉस्फीन, और फॉस्जीन का COCl2 होता है। ये दोनों क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 18, अल्कोहल और फिनॉल बनाने में अल्केन एवं एल्कीन का, एरीन का, अल्कोहल और अल्केन मतलब हो गया CH3 CH3, ये अल्केन हो गया, और एरीन का मतलब हो गया कि बेंजीन जो है, बेंजीन है। इसको जो है क्या बनाना है हमको, अल्कोहल और फिनॉल बनाना है। इससे हमको बनाना है फिनॉल बनाना है और इससे हमको बनाना है अल्कोहल बनाना है। तो वैसे कंडीशंस में अल्कोहल हमको बनाना है और फिनॉल बनाना है। तो अल्कोहल और फिनॉल बनाने में अल्कीन और एरीन का एक हाइड्रोजन किससे प्रतिस्थापित होता है। यहाँ से जो हाइड्रोजन निकल गया, यहाँ से भी हाइड्रोजन क्या होगा, निकल गया। निकलने के बाद जो है ये OH ग्रुप आ गया, तो यानी कि OH से क्या हो गया, प्रतिस्थापित हो गया। OH ने इसको क्या किया है, इसको जो है डिस्प्लेस कर दिया, यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया, यहाँ से भी डिस्प्लेस कर दिया OH के द्वारा जो है। ऑप्शन मिला लीजिए, यहाँ सेकंड ऑप्शन दिया है OH। क्वेश्चन नंबर 19, ग्लिसरॉल है। ये ग्लिसरॉल का सबसे पहले फॉर्मूला आप लोग बताइए, ग्लिसरॉल का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले चीज है कि यहाँ से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। CH2OH, इसको कहते हैं ग्लाइकोल कहते हैं। क्या कहते हैं, इथिलीन ग्लाइकोल या ग्लाइकोल कहते हैं। कभी कभी ये भी पूछा जाता है ग्लाइकोल। और ग्लिसरॉल का फॉर्मूला जो है क्या होगा,
CH2, यहाँ पर 3 अल्कोहल ग्रुप रहेंगे तो ग्लिसरॉल हो जाएगा या ग्लिसरीन कहलाएगा, ठीक है ना। इस कंडीशन से 3 यहाँ पर ट्राईहाइड्रिक कहेंगे, ट्राईहाइड्रिक कहेंगे, हाइड्रिक कहेंगे, और इसको कहेंगे डाईहाइड्रिक कहेंगे, डाईहाइड्रिक कहेंगे, ठीक है। तो वहां से क्वेश्चन जो है हर बार पूछा जाता है कि ग्लिसरॉल क्या है, इसका नाम क्या है, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल नाम है या ग्लाइसरीन भी कहते हैं, ग्लाइसरीन भी कहा जाता है इसको, ठीक है ना। तो दोनों नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा जाता है हर बार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि ग्लिसरॉल जो है क्या है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है या डाईहाइड्रिक अल्कोहल है। काउंट कर लीजिए अल्कोहल कितनी संख्या कितना है, 1 2 3, 3 अल्कोहल ग्रुप है, इसलिए ट्राईहाइड्रिक होगा। यहाँ पर ऑप्शन मिलाइए, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल जो है, ट्राईहाइड्रिक ऑप्शन 4 जो है सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 20, बेंजीन का साधारण हाइड्रोक्सी उत्पन्न है, बेंजीन का साधारण जो है हाइड्रोक्सी उत्पन्न है, बेंजीन पर जो है साधारण हाइड्रोक्सी उत्पन्न है, यानी कि बेंजीन पर जब OH ग्रुप उपस्थित होगा तो क्या कहेंगे, इसको कहते हैं हम फिनॉल कहते हैं, फिनॉल कहते हैं। तो साधारण जो है साधारण जो हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न जो है डेरिवेटिव कौन सा होगा, ये ऑप्शन में जो है सेकंड दिया हुआ है, फिनॉल, ठीक है। यहाँ तक आप लोग तैयार कर लीजिए, उसके बाद जो है हम लोग फिर डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर।